हेलो ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया ओरिजिन ऑफ एक्सरेज और उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में क्या होता है, ये आपके पास एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर आपके पास एक फिलामेंट होगा। ठीक है, ये फिलामेंट हो गया और यहाँ पे एक टारगेट होता है। तो फिलामेंट में क्या होता है, बेसिकली इसमें करंट फ्लो कराया जाएगा। करंट जब फ्लो कराया जाएगा तो होगा क्या कि ये फिलामेंट हीट होगा और हीट जैसे ही होगा फिलामेंट तो यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन होगा। बेसिकली हीट के द्वारा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने लगेंगे बाहर। तो ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये जा करके टारगेट से यहाँ पे कोलाइड करेंगे और जैसे ही टारगेट से कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आपके पास जनरेट होगा, एक्सरेज आएगा। ओके, ये हो गया एक्सरे। तो हम लोग इसमें अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या है कि एक्सरे क्यों यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो टारगेट का एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं उनको उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो सपोज ये आपके पास है तो ऐसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का पाथ हो जाएगा ड्यू टू न्यूक्लियस। ये हो गया, मान लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ई आई, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ई एफ। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे जैसे पहुँचेगा तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जब आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो होगी यानी ये एक्सेलरेटेड होगा और यहाँ पे ये जनरेट कर देगा एक एक्सरे फोटॉन को। एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्सरे फोटॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी, ई आई माइनस ई एफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, ये जो फोटॉन अब जनरेट हुआ है इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया जो टकराया, टकरा करके फोटॉन जनरेट किया, तो उसका ओरिजिन तो ये है। तो ये जो फोटॉन की एनर्जी है एच न्यू, या हम बात करें एनर्जी को, एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड। सो एच न्यू इसको हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा। तो ये जो लेमडा है, क्या इसके ऊपर कोई लिमिट है कि कितना होना चाहिए? अगर हम क्लासिकली बात करें तो क्लासिकली लेमडा जीरो से स्टार्ट हो सकता है, जीरो अप टू सम फाइनाइट क्वांटिटीज। ठीक है, या जीरो टू इनफाइनाइट अगर क्लासिकली बात करें तो। लेकिन क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स है तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कोई लिमिट है इसके ऊपर? ये जो एक्सरे फोटॉन की एनर्जी है और यहाँ पे जो वेवलेंथ है, बेसिकली एक्सरे फोटॉन का जो वेवलेंथ है, क्या उसमें कोई लोअर लिमिट है? और आंसर है इसका यस, और वो है हमारे पास डुआन हंट लॉ से। तो डुआन हंट लॉ क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द लोवेस्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ एक्सरेज। ठीक है, तो मान लें अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई आई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया तो इसकी एनर्जी हो गई ई एफ। और जैसे ही स्लो हुआ तो स्लो होने से पहले जो एनर्जी थी ई आई और माइनस ई एफ, ये अगर हम करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी एच न्यू। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिली। तो इसका मतलब है कि अगर हम मान लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का किसी भी चार्ज पार्टिकल से कोई इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पार्टिकल से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इंटरेक्शन कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का, सपोज इस पाथ पे, यहाँ पे, बस इतने रीजन में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर हम एच न्यू निकालें तो ये हो जाएगा ई आई। तो दिस इज हाफ एम वी आई स्क्वायर। मान लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, वी आई है, माइनस ई एफ, ये हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, एक्सरेज की एनर्जी। ओके, तो ये आ गया। तो इसका मतलब है अगर हम एच न्यू को लिखें एच सी अपॉन लेमडा, ये हो जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एफ। तो अगर हम ये मान लें कि सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, बहुत स्पीड में जा रहा था, सीधा निकल जाता
लेकिन न्यूक्लियस की वजह से इसने पाथ चेंज कर लिया और इधर आ गया। 1 सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से अगर न्यूक्लियस, सपोज न्यूक्लियस इंटरेक्ट नहीं करता तो ऐसे निकलता, ऐसे चला जाता अपना, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस आ गया तो इसकी वजह से इसने अपना पाथ चेंज कर लिया और पाथ चेंज करने की वजह से एक्सरे फोटोन निकला। ओके, तो अगर हम ये माने कि एक्सरे फोटोन जो निकला है, अगर इलेक्ट्रॉन की फाइनल एनर्जी वो जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन की जब फाइनल एनर्जी जीरो होगी तो उस केस में क्या होगा, एच न्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो यानी मैक्सिमम एनर्जी फोटोन की कब होगी, जब ये एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए एक्सक्यूज मी, तो अगर पूछा जाए कि एच न्यू मैक्सिमम कब होगा, तो ये ऑब्वियस सी चीज है कि जब ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो एच न्यू मैक्सिमम तब होगा जब आपके पास केवल और केवल ई आई बचेगा। तो इसका मतलब है कि केवल और केवल ई आई बचने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आकर के उसकी स्पीड जीरो हो गई। तो जैसे ही जीरो हुई तो हमारे पास एच न्यू मैक्सिमम होगा। तो अगर एच न्यू मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्योंकि न्यू और वेवलेंथ में इन्वर्सली रिलेशन है, ओके, तो एच सी लेमडा मिनिमम हो जाएगा हमारे पास। मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, जब ये टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड और फाइनल स्पीड हो गई जीरो, या इनिशियल स्पीड इलेक्ट्रॉन की हमने वी मैक्सिमम मान लिया है और वी एफ हमारे पास हो गया एक्सक्यूज मी, तो वी एफ हमारे पास हो गया है जीरो। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी अपान काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एच सी अपान मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम ध्यान से देखें इस केस में, तो यहाँ पे कूलिज ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो यहाँ पे एक्सिलरेट हो रहे हैं, तो किस फोर्स के कारण एक्सिलरेट हो रहे हैं, ये बेसिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सॉरी पॉजिटिव वोल्टेज है इसके टारगेट के ऊपर, और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है। तो ये आपके पास हो गया कैथोड और ये हो गया आपके पास एनोड। तो एनोड और कैथोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मान लेते हैं हमने इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव है। तो हम मान लेते हैं कि अगर कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल हमने अप्लाई किया वी अप्लाई किया, और इलेक्ट्रॉन जो है, ये भी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ फिलामेंट से निकल के यहाँ पहुंचे, ये ट्रेवल नहीं करना, यहाँ पे है। जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया एनोड और कैथोड के बीच में भी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से तुरंत यहाँ भागने लगे बहुत स्पीड में। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज, ये हो जाएगी एनर्जी, और ये हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक रिलेशन। तो अगर हम लेमडा मिनिमम में रख दें तो लेमडा मिनिमम में हमारे पास आ जाएगा एच सी अपान ई वी। वी क्या है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, वो हो गया आपका वी। एक्सक्यूज मी, तो लेमडा मिनिमम हो गया एच सी अपान ई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ई क्या है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, वी क्या है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन कैथोड यानी फिलामेंट एंड टारगेट, टारगेट हमारा एनोड है, फिलामेंट हमारा कैथोड है। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया। तो इसका मतलब एक मिनिमम वेवलेंथ होगा एक्सरे फोटोन का, जो कि डिपेंड करेगा एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, वी को क्या बोलते हैं, एक्सिलरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, सो हमने फिर से एक बार यहाँ से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि सपोज जैसे फिलामेंट ये हीटेड होगा, यहाँ से थर्माइनिक एडिशन होगा और इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से बाहर निकलेंगे। तो जैसे ये फिलामेंट से बाहर निकले, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गए, अब इनको इधर चलने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत है। वो फोर्स कैसे मिलेगा, क्योंकि ये एनोड है, इसके ऊपर प्लस वोल्टेज होगा, ये कैथोड है तो नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो अगर हम यहाँ पे वी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं दोनों के बीच में,
कैथोड और एनोड के बीच में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ये सभी के सभी बहुत स्पीड से इधर मूव करेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा E इंटू वी, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया एच सी अपॉन ई वी लेमडा मिनिमम। सो यहाँ पे एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। सो डुआन हंट लॉ क्या प्रोवाइड करता है? लोवेस्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ एक्स रेज, एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एफ स्क्वायर। एच न्यू मैक्स हो जाएगा ये टर्म जब जीरो हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन फाइनली स्टॉप हो जाए, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वायर, या एच सी लेमडा मिनिमम हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब वी आई को हमने वी मैक्स माना था, तो वी मैक्स भी मान सकते हो, चाहे सिंपल वी आई लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा, क्योंकि न्यू मैक्सिमम है तो इसका मतलब लेमडा क्या होगा? मिनिमम होगा। तो यहाँ पे सी अपान लेमडा मिनिमम हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एच सी लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू ई वी, या लेमडा मिनिमम निकालेंगे तो ये आपका इधर चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, जस्ट पोजीशन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो लेमडा मिनिमम आ जाएगा एच सी अपान ई वी। इसी को बोला जाता है डुआन हंट लॉ। तो ये डुआन हंट लॉ क्या बोलता है कि आपके पास जो लेमडा मिनिमम यानी एक्सरेज की एक मिनिमम वेवलेंथ होगी, जो कि होगी एच सी अपान ई वी, जहाँ पे ये तो कांस्टेंट है और वी आपका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स लेमडा मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जीरो से लेकर के इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। ओके, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सरेज, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स एक लिमिट लगाता है कि लेमडा मिनिमम जीरो नहीं हो सकता है। लेमडा मिनिमम कितना होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा एक्सीलरेटिंग वोल्टेज के, ये वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आई एम सॉरी, तो लेमडा मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वन अपान वी के। कहाँ से आया? ये डुआन हंट लॉ से आया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, हम लोगों ने देख लिया। फिर अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, तो सपोज हमारे पास इधर लेमडा है, ठीक है, और ये इधर क्या है? रिलेटिव इंटेंसिटी, मतलब कितना आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहा है, बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्सरेज, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो मान लो हमने कैथोड और एनोड के बीच में लगा दिया 30 किलो वोल्ट, कैथोड और एनोड के बीच में लगा दिया 40 किलो वोल्ट, कैथोड और एनोड के बीच में लगा दिया 50, एंड कैथोड और एनोड के बीच में लगा दिया 70 किलो वोल्ट। ठीक है, तो क्या इसमें डिफरेंस आएगा? कैसे एनर्जी एक्सरेज की चेंज होगी? चेंज ऑफ टारगेट मटेरियल। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी, कैसे ये टारगेट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमने डुआन हंट लॉ से पढ़ा कि लेमडा मिनिमम हमारे पास होगा एच सी अपान ई वी, जहाँ पे वी क्या है? कैथोड और एनोड के बीच में वोल्टेज। इसका मतलब है कि जो एनर्जी होगा फोटोन का, या लेमडा मिनिमम जो होगा, यानी मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वो किस पे डिपेंड करेगा? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। तो ये मिनिमम वेवलेंथ एक हो गया, एक मिनिमम वेवलेंथ ये हो गया, तो ये 30 किलो वोल्ट पे हो गया, 40 पे हो गया, 50 पे हो गया, और 70 किलो वोल्ट पे हो गया। तो क्या ये वैल्यू डिफरेंट टारगेट के लिए डिफरेंट होगी? आंसर है नहीं, क्योंकि लेमडा मिनिमम डिपेंड करता है केवल एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वी पे। ओके, सो लेमडा मिनिमम की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, चाहे जो भी आप टारगेट ले लो। ओके, तो इट्स सेम फॉर ऑल टारगेट। रेंज ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल टारगेट, या टारगेट मटेरियल। तो ये जो हमारे पास हम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी अगर देखेंगे, तो एक्सरेज की इंटेंसिटी कैसी होगी? एक पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगी, फिर ऐसे जीरो हो जाएगी हायर वेवलेंथ पे। फिर एक्सरेज की जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, एक्सरेज की एनर्जी बढ़ेगी, एक पॉइंट पे मैक्सिमम, फिर ये डिक्रीज होगी। सिमिलरली यहाँ पे 50 किलो वोल्ट पे
आपका एक्सरेज की एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर उसके बाद डिक्रीज करेगी एंड सो ऑन। ठीक है। चेंज इन एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, अगर हम एक्सिलरेटिंग वोल्टेज चेंज करेंगे तो लेमडा मिनिमम चेंज हो जाएगा। डुआन हंट लॉ से लेमडा मिनिमम इज proportional to 1 upon v. The value of lambda minimum decreases with incoming accelerating voltage. तो अगर एक्सिलरेटिंग वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, विद इंक्रीजिंग एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, दिस इज नॉट इनकमिंग सो दिस इज एक्सिलरेटिंग, increasing, okay, lambda minimum decreases with increasing accelerating potential. Now it is correct. The intensity rises to a certain value after which it decreases and approaches to zero. तो इंटेंसिटी क्या होगी, इस तरीके से इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। सिमिलरली 30 किलो वोल्ट पे, सिमिलरली 40 पे, और फिर 50 किलो वोल्ट पे। ओके। पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है 70 किलो वोल्ट। तो अगर हम पुलिस ट्यूब में 70 किलो वोल्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब कैथोड और एनोड के बीच में अगर हम 70 किलो वोल्ट अप्लाई करें, तो चलते हैं ग्राफ पे अपने। तो ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ये कंटिन्यूअस लाइन है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन जैसे 70 किलो वोल्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें दो स्पाइक्स मिलेंगी ऐसे। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे, इस वेवलेंथ पे और इस वोल्टेज पे, ये वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है। 50 किलो वोल्ट पे तो स्पाइक नहीं मिलेगी, 40 पे भी नहीं मिलेगी, और 30 पे भी नहीं मिलेगी। तो ये स्पाइक जो मिल रही है, ये मिल रही है 70 किलो वोल्ट पे। 70 किलो वोल्ट अगर आप लगा दोगे कैथोड और एनोड के बीच में एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, तो आपको दो स्पाइक्स से दिखेंगे। स्पाइक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी एक्सरेज की बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पे भी एनर्जी एक्सरेज की बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर वेवलेंथ। तो ये जो दो एक स्पाइस स्पाइस हमें मिल रही है, स्पाइक्स जो मिल रही है, यही हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। बाकी ये जो लाइन मिलेगी ये सभी क्या है, कंटिन्यूअस एक्सरेज है। ठीक है। और ये 50 किलो वोल्ट पे जो है ये भी कंटिन्यूअस है, और 70 किलो वोल्ट पे जो है ये भी कंटिन्यूअस है। ठीक। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ग्राफ बिटवीन रिलेटिव इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ।